मुस्कुराई जिंदगी आया है रमजान, रब की नेमत है रमजान, रब की नेमत है रमजान। रमजान रमजान रब की नेमत है रमजान, रमजान रमजान रब की नेमत है रमजान। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। द मेमन टीवी HD की खुसूसी रमज़ान नशरियात रब की नेमत है रमज़ान के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ़ बयानी हाज़िर खिदमत है, कुछ नए प्रोग्राम्स, कुछ नए मेहमानों के साथ। नाज़रीन कराम, हमारी आज की और इस मुस्तकिल रमज़ान ट्रांसमिशन को हमारे जिन करम फरमाओं ने अपनी ताउन से नवाजा है, उनमें पावर्ड बाय स्पॉन्सर में अल जदीद प्रॉपर्टीज़, माइक्रोटेक इनकॉर्पोरेशन, लीडिंग IT कंपनी ऑफ पाकिस्तान, ओके स्टेट एंड बिल्डर्स, सेंट्रिक टावर बाय पाक एशिया ग्रुप ऑफ कंपनीज, गोबीज पेंट और नारा ग्रुप और रूमी ग्रुप का हमें ताउन हासिल रहा पावर्ड बाय स्पॉन्सर में। को पावर्ड बाय स्पॉन्सर्स में हमारे साथ शामिल हैं स्काई स्क्रैपर बाय हुनानी बिल्डर्स एंड डाक्स प्रॉपर्टीज और डाइनर्स, मशहूर ज़माना डाइनर्स भी हमारे को पावर स्पॉन्सर का हिस्सा हैं। और इसके अलावा हमारे प्लैटिनम, गोल्ड और गिफ्ट हैम्पर पार्टनर्स की हम दिल की गहराइयों से मशकूर हैं, जिन्होंने हमें ताउन किया और ख़ास तौर पे हमें ड्रेसेस और मलबूसात में जे परदेसी, जमाल परदेसी का भी ताउन हासिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम स्पॉन्सर्स का हमारे साथ रहने के लिए। आइए और अब आगाज़ करते हैं ईमान अफरोज़ तिलावत नात के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना इन्नका तअलमु मा नुख्फी व मा नु'लिन वमा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दि वला फिस समा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरि इस्माईल व इसहाक़, इन्न रब्बी लसमीउद दुआ। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैय व लिलमुअ्मिनीन यौमा यक़ूमुल हिसाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है। उनकी चौखट, उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है। दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। दर बड़ा हो
तो सवाली भी खड़ा सजता है। लजपाल जिदा रखवाला है उन कौन मिटावण वाला है। लजपाल जिदा रखवाला है उन कौन मिटावण वाला है। साडी उस सोहणे नाल लग गई है जेड़ा तोड़ निभावण वाला है। दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। ये गुलामी कहीं कम तर नहीं होने देती। ये गुलामी कहीं कम तर नहीं होने देती। उनका नौकर हो तो शाहों में खड़ा सजता है। उनका नौकर हो तो शाहों में खड़ा सजता है। दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। और ऐसा आका हो तो लाजिम है गुलामी पे गुरूर। ऐसा आका हो तो लाजिम है गुलामी पे गुरूर। ऐसा आका हो तो लाजिम है गुलामी पे गुरूर। ऐसी निस्बत हो तो फिर बोल बड़ा सजता है। ऐसी निस्बत हो तो फिर बोल बड़ा सजता है। उनकी चौखट हो तो कासा भी बड़ा सजता है। दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। फिर मुस्कुराई जिंदगी आया है रमजान। रब की नेमत है रमजान, रब की नेमत है रमजान। रमजान रमजान रब की नेमत है रमजान। रमजान रमजान रब की नेमत है रमजान। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन।
With a 33-year legacy in the market, Nara Group has evolved into a powerhouse of luxury development, strategic investment, marketing, and bespoke design solution. Established as Nara Builders and Developers in reality, the company evolved to meet the demands of a dynamic market by launching investment, marketing, and design studio division. Today, Nara Group continues to shape the future, delivering unparalleled value to clients and setting new benchmarks in the industry as a whole. Contact us today for your dream houses and strategically planned investment. Centric Properties proudly presents the iconic Centric Tower at the prime location of Karachi Cooperative Housing Society, presenting you an ultra-modern residential project with 2 and 3 bed stylish apartments and extra luxurious 5-bedroom duplex penthouses. At the grand reception, a sophisticated visitors lounge rich in aesthetics for your valued guests, elegant and spacious lift lobby equipped with high-tech lifts for your comfort. A world of top-class amenities wait for you at the Centric Tower. Secured and reserved car parking is also a key feature of the project. For booking and details, call खुशामदीद नाज़रीन एक बार फिर, और रमज़ान की इस बाबरकत महफ़िल का पहला सेगमेंट हमारा खुशलहान तिलावत, नात और फिर बयान के बाद अब हम हाजिर हैं हमारे उस सेगमेंट में जिसका आप सबको इंतज़ार है और जिसमें हम आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे ऐसे नौजवानों से जिन्होंने ज़िंदगी के किसी शोबा है ज़िंदगी में अपने अपने शोबों में भरपूर किरदार अदा किया। किसी ने मुख्तसर और किसी ने तवील मेहनत के बाद अपना एक मकाम बनाया अपनी मुतल्लिका फ़ील्ड के अंदर। ऐसा ही एक नौजवान आज हमारे साथ मौजूद है जिसने रियल इस्टेट की ज़िंदगी में, रियल इस्टेट के शोबे में कदम रखा और जिससे कहते हैं कि उसकी बुलंदियों को छूने की कोशिश की और इसे किसी हद तक पाने में कामयाब हुए। ज़िंदगी एक जहद मुसलसल है, यकीनी तौर पर इस पर आगे बढ़ते रहना नौजवानों का ही वतीरा है। और ऐसे ही एक नौजवान जिसका मैंने जिक्र किया, रियल इस्टेट की ज़िंदगी का फाउंडिंग डायरेक्टर हैं आप रूम एंड रूफ रियल इस्टेट के। कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, सिर्फ 4 साल में रियल इस्टेट के शोबे में अपना एक मुनफरद मकाम बनाने में कामयाब हुए हैं। कोई बड़ी एज भी नहीं है, 27 साल इनकी मजबूरी उम्र है, जिसमें से आप और हम अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा किस जगह लगाते हैं और इस नौजवान ने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा कहाँ सर्व किया है, आज उनसे बात होगी। मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर पोटियावाला। अस्सलाम वालेकुम उज़ैर। अस्सलाम, कैसे हैं? उज़ैर, बहुत शुक्रिया आज की इस महफ़िल में हमारे साथ रहने के लिए। इस सेगमेंट का फॉर्मेट कुछ इस तरह का है कि हम चाहते हैं कि नौजवानों से मुलाकात कराई जाए और उन्हें पता चले कि जो हमारे आबा व अजदाद ने, जो हमारे पेरेंट्स ने अब तक हासिल किया है वो इतना आसानी से नहीं किया। बिल्कुल। गो कि आज ज़राए बड़े मुख्तलिफ हो गए हैं, कहीं आसानियाँ हैं तो कहीं मुश्किलात भी इतनी ही बढ़ गई हैं जदीद दौर के बावजूद। आपसे आगाज़ करूँगा, कैसे इब्तदाई ज़िंदगी का यहाँ से शुरू करते हैं और इसके बाद फिर स्कूलिंग कहाँ होती है, कैसे आगे बढ़ते हैं, पढ़ने का शौक़ कैसा रहा था? मेरी तरह आप भी नालायक थे या आप पढ़ने में ज़रा ग्रेड लेने वाले थे? नहीं, मैं पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बेसिकली मेरी जो स्कूलिंग थी वो PPS की थी, प्रोग्रेसिव की थी। जी। उसके बाद फिर मैं NCR कॉलेज में गया। और ये बताते हुए शर्म नहीं है कि मैं बुरी तरीके से फेल होता था। जी बिल्कुल। फिर मैं अपने फादर के साथ फैमिली बिजनेस में था। ग्रेट। 7 से 8 साल मैंने अपने फादर के साथ फैमिली बिजनेस को संभाला और वही रिलेशन था जो एक बाप और बेटे का होता है कि बाप एक लिमिटेड सैलरी देता है, वो एक स्ट्रगल करता है। जी। और फिर कुछ क्राइसिस की वजह से बेसिकली हमारा जो काम था वो प्राइस बॉन्ड्स वगैरह का था, जो कि बंद हो गए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको बंद कर दिया। ठीक है। तो फिर काफ़ी स्ट्रगल के बाद काफ़ी टप्पे खाए मैंने। और फिर वन ऑफ माई फ्रेंड अब्दुल्ला इरफान ईदी, बाबा ईदी रियल इस्टेट, उसने मुझे प्रॉपर्टी का काम सिखाया। 1.5 साल वहाँ पे मैंने ब्रोकरेज करी। और उसके बाद फिर काफ़ी मेहनत के बाद मेरा पार्टनर तलहा, जिसने मेरा बहुत साथ दिया है, उसके साथ मैंने अपना एक बेबी की तरह एक ब्रांड लॉन्च किया, रूम एंड रूफ रियल इस्टेट। और काफ़ी हडल्स करते हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह नाम है, बहुत अच्छा हमारा एक काम है। तो मैं बस रूम रूफ पे तो बात होगी, बहुत तफसील से मुझे आपसे बात करनी है। अभी तो मैं आपकी इब्तिदाई ज़िंदगी, तो आप तो अभी से ही रूफ पे चढ़ गए। अभी रूफ नहीं, अभी हम रूफ से, अभी ज़मीन पे बैठ के
क्यों रियल इस्टेट ही? बहुत सारे और ऑप्शंस थे जो है ना उज़ैर के पास, कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इवन कहीं जॉब भी हो सकती थी, लेकिन शायद मेमन बच्चा, ये एक बड़ी अहम तरीन बात, क्योंकि बात से बात निकलती है तो असर रखती है। ये एक बड़ी खूबसूरत क्वालिटी है हमारे एंटरप्रेन्योरशिप में कि बाप अगर बिज़नेस करता हुआ आ रहा है तो बेटे को जॉब करने में जो ना थोड़ी सी हुज्जत होती है, क्योंकि काम किया है ना, अपना काम किया है। तो यहाँ भी यही सोच थी कि एक बिज़नेस किसी वजह से, किसी भी वजह से अपनी वो मूवमेंट में नहीं रहा, तो किसी और जगह करना है तो अपना बिजनेस ही करना है। तो क्यों रियल एस्टेट उज़ैर? कोई और बहुत सारे ऑप्शंस होंगे आपके पास। जब आपके पास अच्छी कोई डिग्री नहीं होती, जब आप इतने अच्छे कोई आप पढ़ाई लिखाई में नहीं होते, तो फिर आपके पास कुछ अच्छे ऑप्शंस नहीं रहते। सर ऑटोमोबाइल होती है, मतलब मैं कह सकता हूँ मोबाइल फ़ोन हो सकता था, मिसाल दे रहा हूँ, बहुत इमर्जिंग फील्ड हैं। क्यों रियल एस्टेट, क्यों मौका मिला? या एक बाय इंसिडेंट गए और मज़ा आ गया और इसके बाद चल बाय इंसिडेंट गया, मज़ा आ गया, ब्रोकरी का काम अच्छा है, प्लस जिसके बाद इन्वेस्टमेंट नहीं है वो फिर, क्योंकि फ्री ऑफ इन्वेस्टमेंट काम। क्या बात है, क्या तो बात है। ये बात है, लेकिन अच्छी फील्ड है, लोग इसको गलत समझते हैं। जी जी बिल्कुल। काफ़ी लोग जो बोलते हैं कि ये ऐसी फील्ड है, ये हवाई फील्ड है, बट अगर आपकी ये फील्ड कंटिन्यूस हो जाती है, अगर आप इस काम में अच्छे हो जाते हो, लोगों का ट्रस्ट डेवलप कर लेते हो, तो फिर ये हवा ही नहीं रहती, आपका काम चलता रहता है। मेंटोर का जिक्र किया आपने, कितनी अहमियत होती है किसी भी शोबे में। वैसे तो किसी भी शोबे में मेंटोर, नाज़रीन कराम, अपने मेंटोर की आगाज़ ही में जिक्र कर दिया उज़ैर। तरबियत का असर बताता है उज़ैर का कि अपने मौसिनों को कभी नहीं भूलना चाहिए। अपने इंटरव्यू का आगाज़ में सबसे पहले इन्होंने जो है अपने उस मेंटोर का नाम लिया जिन्होंने इस फील्ड में इनका हाथ पकड़ा। कितना ज़रूरी होता है किसी भी काम को सीखना उज़ैर, और आपको कितना फ़ायदा हुआ इस काम के सीखने का, इसके बाद फिर अपना किसी ब्रांड को लॉन्च किया आपने? सर सीखने की अगर बात करेंगे तो मैं, आप समझो कि मैं अभी तक नहीं सीखा। सीखना तो आप समझो कब्र तक है। क्या बात, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से नहीं सीख सकते। बस ये है कि जब भी काम करो, जैसे भी काम करो, सही तरीके से करो, दिल से करो, और ट्राई के वो बिल्कुल ठीक हो। मेक श्योर करो कि अगर आप किसी को घर दिला रहे हो तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी आपके पास लेकर आता है। बिल्कुल। तो इट्स नॉट अ ईजी टास्क। इसको आप हमेशा से बिल्कुल तरीके से काम करना चाहिए। सही गाइडेंस, क्योंकि आप सिर्फ अपना माल बेच नहीं रहे, आप कंसल्टेंट हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको एज एन कंसल्टेंट देख रहे हैं कि भाई उधर भाई यहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। रियल एस्टेट सेक्टर, अब से हमारे पास और भी मेहमान कुछ आए, उन्होंने कहा कि आज से 2-4 साल पहले तो बहुत बूम पर ये इंडस्ट्री जा रही थी, और स्टील एंड फैब्रिकेशन का जो शोबा है उसके हमारे एक मेहमान ने कहा कि हम एक्सपेंशंस की तरफ दौड़ कर रहे थे कि अगर हम आज 1 टन बना रहे हैं तो कल हमें 2 टन का सेटअप होना चाहिए, क्योंकि डिमांड बढ़ती चली जा रही है। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट फिर ऐसा हुआ कि ये अब रिवर्स गियर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो स्पेस, वो पेस जो है ना वो अब नहीं रही है। आप समझते हैं कि अब भी रियल एस्टेट में वो बूम या वो तरीक़ाकार लाया जा सकता है, या इस वक्त वो कहाँ स्टेबल करती है? सर लाया जा सकता है, और काफ़ी हद तक मार्केट बेहतर हो चुकी है, मैं ये बोलूँगा। लोग, जब मैं इस फील्ड में आया था तो आप समझो तब लोग बोलते थे कि ये मंदी का टाइम है, काम इतना नहीं होता था। अच्छा। लेकिन मैं कहूँगा कि 2025 जो स्टार्ट हुआ है तो काम बहुत अच्छा है, ऑफलाइन मार्केट बहुत अच्छी है, काफ़ी बुकिंग के प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं जो लोग अवेल कर रहे हैं, और इसी तरह इंशाल्लाह ताला हमारा मामला चलता रहेगा। नो डाउट कारोबार में मंदी तेज़ी आती रहेगी। उस मंदी के टाइम में 4 साल पहले की आप बात कर रहे हैं, वाकई आप सही कह रहे हैं कि उस वक्त से एक थोड़ी सी गिरावट आना शुरू हुई थी इस शोबे के अंदर। आपने बहुत तेज़ी दिखाई अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अपना ब्रांड लॉन्च किया, और ब्रांड लॉन्च करके आपने और आपके एक जो पार्टनर हैं उन्होंने मिलकर एक ब्रांड को नई शक्ल दी थी। आप समझते हैं कि उसमें कितनी मेहनत लगी होगी आपकी और आपकी उस टीम की जो आपके साथ हैं? सर रात की नींदें हराम थी यही बोल सकता हूँ। अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बस मेहनत का फल मिलता है। मेरी माँ की दुआएं, बिल्कुल हमारी मेहनत है, तो बस मेहनत हर बंदा, हर शख्स और हर काम करने वाला और हर अपने शोबे से लगाव रखने वाला कर रहा होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। किसी की मेहनत रायगा अल्लाह ताला भी नहीं जाने देता, लेकिन सही डायरेक्शन में मेहनत करना, ये मुझे नज़र आया आप में कि बहुत सारे ऑप्शंस थे आपके पास। यकीनी तौर पर अगर कहीं एजुकेशन का लैक होता है तो मेमन कम्युनिटी का कोई भी नौजवान जो है वो अपना रास्ता खुद बनाने की सलाहियत रखता है, और यही आपने एक फील्ड को सिलेक्ट किया, रियल इस्टेट, और इस रियल इस्टेट में आपने अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक ब्रांड लॉन्च किया। मोस्टली किन एरिया में आपकी ये कंपनी रूम एंड रूफ काम कर रही है? सर मेरी जो ये रियल इस्टेट है वो लोकेटेड है शहीद मिल्लत पे, और मैं जो ज़्यादातर जो एरियाज़ का काम करता हूँ वो बादराबाद, शरफाबाद,
शहीद मिल्लत खालिद बिन वलीद, कश्मीर रोड एंड सराउंडिंग एरियाज। ग्रेट। और आज से कुछ 6 महीने हुए हैं, एक मैं नई सोसाइटी में काम स्टार्ट किया है, कोलाची सोसाइटी, जो दालमिया रोड पे है। बहुत इमर्जिंग, वो बहुत अच्छी सोसाइटी है। वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे बिल्डर्स अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है, पूल है, जिम है, काफ़ी मतलब बहुत अच्छे हैं, अच्छे प्रोजेक्ट। वो बड़े पोश लोग वहाँ पे, वहाँ के जो रहने वाला जेंट्री है, वो मैंने एक विजिट किया वहाँ पे। बिल्कुल। तो आप समझते हैं कि वहाँ की लोकेलिटी बड़ी क्रीम लोकेलिटी वहाँ आ रही है। मैं इतना बोलूँगा कि फ्यूचर है, बिल्कुल। कि मैं समझता हूँ कि आज से 5 साल बाद वो बिल्कुल गेटेड कम्युनिटी होगी और बड़ी अच्छी सोसाइटी है, और बहुत अच्छा आप देखेंगे इन फ्यूचर। बिल्डर और रियल इस्टेट के जिसे आप जैसे लोग हैं, कंसल्टेंसी जिसे हम कहते हैं, इनका बड़ा गहरा ताल्लुक होता है, और इसमें किसी भी उनकी गलती का नुकसान आपको भी हो सकता है, और आपकी किसी गलती का नुकसान किसी बिल्डर को भी हो सकता है। ये जो पैचअप है, ये जो पार्टनरशिप होती है आपकी किसी न किसी अंदाज से, इसमें कितना ज़रूरी होता है एक दूसरे को मैच करना, या एक दूसरे की क्वालिटी को जो है ना अपने अंदर भी लेके चलना। सर, उनके साथ हम काम करते हैं जिनके साथ हमारी बातचीत अच्छी होती है, जिन पे हमें ट्रस्ट होता है कि अगर हम उनका माल किसी बंदे को दिला रहे हैं तो वो ऑथेंटिक है, ताकि किसी के पैसे ख़राब ना हो। तो बस यही होता है कि हम पहले इस बात का ख्याल रखते हैं कि कितना उसके ऊपर हमको ट्रस्ट है, ये चीज़ है, क्योंकि ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज़ है। ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट अगर किसी भी फील्ड में, बिल्कुल किसी भी फील्ड में नाज़रीन, ट्रस्ट जो है ना, उसकी अहमियत का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि एक 27 साल का नौजवान जब भी कोशिश करता है, वो कहता है कि हम ऐसे बिल्डर्स के साथ, ऐसे लोगों के साथ, ऐसे ग्रुप्स के साथ काम करना पसंद करते हैं जिन पे हमें ट्रस्ट हो और उनका ट्रस्ट हम पर हो, ताकि हम मिलकर एक ऐसी चीज़ अपने उस कस्टमर को, अपने उस इन्वेस्टर को दे सके, जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जो है वो किसी रिस्क पर ना देख रहा हो। हमारे साथ रहिएगा, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू उज़ैर से जारी है। वापस आते हैं वक्फे से और दोबारा से यहीं से सिलसिला जोड़ते हैं। OK Estate and Builders proudly presents another masterpiece, Savera Garden. Three, 4 and 5 rooms super luxury apartments. Outclass location located near Karachi Zoo at Nishta Road. For booking and details, OK Estate and Builders. UAN 1111165. OK. वेलकम बैक नाजरीन, और हमारे साथ थे उज़ैर पोटियावाला,
जो कि रूम एंड रूफ रियल एस्टेट के फाउंडिंग पार्टनर हैं और फाउंडिंग डायरेक्टर हैं। उज़ैर, बड़ी अच्छी दिलचस्प गुफ्तगू जारी थी। अब मैं थोड़ा सा पाकिस्तान में रियल एस्टेट के फ्यूचर के बारे में बात करूँगा। मैंने फिर कहा था कि एक ज़माना था जब बहुत तेज़ी से ये आगे बढ़ रही थी। आप समझते हैं कि आगे आने वाले दिन मज़ीद बेहतर होते जा रहे हैं? हाई रेस का जो मकाम आज से कई साल पहले था, क्योंकि यकीनी तौर पर आपकी इतनी एज नहीं है, मैं थोड़ा सा आपसे बड़ा हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा कि हाई रेस में अब जो चेंजेस आना शुरू हुई हैं वो शायद हम सोच भी नहीं सकते। किसी 5 स्टार होटल में अगर आप एंटर हो रहे हो और आप अब आज के किसी प्रोजेक्ट में एंटर हो रहे हो, कमोबेश एक जैसा माहौल नज़र आता है। तो आप हाई रेस के बाद ये सारा कॉन्सेप्ट मेरा ख्याल से दुबई से हमने अब्जॉर्ब किया। ये जो चेंजेस आ रही हैं, आप समझते हैं कि आगे आने वाले दिनों में इस चेंजेस को लोग बहुत ही बेहतर अंदाज में इसको वेलकम भी किया है और आगे भी इसको इसी अंदाज से चलेंगे? सर, आप वेलकम कर चुके हैं लोग। Great. अभी मैं जिस सोसाइटी की बात कर रहा था, कोलाची की, जी, उस सोसाइटी की हर बिल्डिंग में टेबल टेनिस है, पूल है, लाइब्रेरी है, जिम है, जगूजी है, सवाना है, पार्क है, हर चीज़ है। आप शहीद मिलत को अगर कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे बहुत महंगे घर हैं, जी। लेकिन वहाँ पे इतनी कोई ख़ास फैसिलिटी नहीं है। अगर है तो जिम है, एक नॉर्मल बेसिक जिम है, एक नॉर्मल बेसिक मस्जिद है, और रेट्स आप देखें तो अगर आप कोलाची को कंपेयर करते हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी अच्छे रेट्स हैं। अगर एक बंदा फॉर एग्जांपल एक 4 बेडरूम लेना चाहता है शहीद मिलत पे, तो कम से कम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन अगर कोलाची में लेना चाहता है तो कम से कम एक नॉर्मल प्राइस में है, हाफ कीमत में होगा तकरीबन। हाफ कीमत में, कमोबेश हाफ कीमत आप कर सकते हो। बिल्कुल जी, कमोबेश हाफ कीमत, बिल्कुल आप हाफ कीमत कर सकते हो। यूटिलिटीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, गैस, पानी, बिजली और सफाई के बहुत सारे मामला जो है ना, वो किसी भी लोकेलिटी को, किसी भी सोसाइटी को या तो बूम पर ले जाते हैं या तो फिर उसको डाउनवर्ड ले जाते हैं। मतलब क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी, क्या फैसिलिटीज़ यूटिलिटीज़ की अब तक इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, क्योंकि वहाँ बाकायदा हज़ारों फैमिलीज जो है ना वो मूव कर चुकी है वहाँ पे, वो अब वहाँ पे रह रही हैं वहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये ज़रूरियात कैसी पूरी कर रहे हैं वहाँ पे लोग? सर, पानी का ऐसा कोई इशू नहीं है। जी। और काफ़ी जगहों पे जिन बिल्डिंगों का पोजीशन होने वाला है 2026 में, 27 में, तो गैस के मीटर्स अलॉट हो चुके हैं। ओह ग्रेट, माशाल्लाह। और काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे, यूटिलिटीज़ का भी कोई ऐसा मच मसला नहीं है। यूटिलिटीज़ आप समझते हैं कि अब तक पूरी अब तरह कोई ऐसा उस सराउंडिंग्स के अंदर, अगर हमने बुकिंग पे फ्लैट्स दिए हैं तो हमने ये मेक श्योर करके दिए हैं कि कोई अब तक कुछ इशू नहीं हुआ है। और पब्लिक वहाँ जो आ रही है, यकीन तौर पे आपसे पहला सवाल जो है, जो आपके साथ क्लाइंट आ रहा है, नो डाउट बिल्डिंग कमोबेश एक जैसी होती हैं, फैसिलिटीज़ भी कमोबेश एक जैसी कर देते हैं, जो एरिया और रकबा है वो भी कमोबेश फ्लैट्स का आगे पीछे थोड़ा फ़र्क होता है। कस्टमर का पहला सवाल आपसे क्या होता है? इन्वेस्टर का आपसे पहला सवाल क्या होता है कि इस बिल्डिंग के हवाले से या किसी भी चीज़ के हवाले से? सर, पहला सवाल ही होता है कि ये जो टाइम बोल रहे हैं उस टाइम पे हमें पोजीशन मिलेगा नहीं मिलेगा। कब्जे का टाइम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम यही मेक श्योर करते हैं कि हम, फिर वही सवाल आ गया कि हम उस बिल्डर के साथ काम करते हैं कि अगर कोई बोल रहा है कि 26 तो फिर वो 26 ही हो, ये नहीं हो कि 26 के 30 हो जाए या 26 के 28 हो जाए। सही। तो फिर वही बात आ गई कि ट्रस्ट, हम उनके साथ काम करते हैं हमें जिस पे ट्रस्ट होता है, ताकि लोग हम पे ट्रस्ट कर। बिल्कुल सही। इट मीन्स के बिल्डर्स की वर्थ जो है, अगर नंबर 1 क्वालिटी देखी जाए तो ये कि वो वक्त पर कब्जा जो उसने कहा है वो दे पा रहा है या नहीं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सम टाइम हम क्योंकि बुकिंग शायद ऊपर या नीचे होती है, तो कई बिल्डर रहते हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ इसको अपने वक्त पर, उन लोगों के लिए जिन्होंने वक्त पर अपने पैसे दिए उनको वक्त पर कब्जा देने की पूरी कोशिश करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए आपने। एमिनिटीज़ में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग एमिनिटी आपकी नज़र में, क्योंकि आप भी यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स को जिम भी चाहिए, नो डाउट मस्जिद तो हर अपार्टमेंट की ज़रूरत रहती है, क्लब्स होते हैं, जिम होता है, स्विमिंग पूल होते हैं, आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव एमिनिटी वो कौन सी है जिसको पूछ के या जिसके बाद कस्टमर थोड़ा सा जो है वो कोशिश करता है कि ये इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बने, जहाँ पर ये एमिनिटी सबसे ज़्यादा है, या एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं? कौन सी डिमांडिंग एमिनिटीज़ हैं? देखें, अगर हम सोसाइटीज़ को छोड़ देते हैं और हम नॉर्मल बिल्डिंग्स की बात करते हैं, आपका दोराजी हो गया, आपका बादराबाद, शरफाबाद, शहीद मिलत, खालिद बिन वलीद, जहाँ पे काफ़ी महंगे प्रोजेक्ट्स हैं। ऐसे तो बहुत सारे इलाके हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट, लेकिन स्विमिंग पूल नहीं है आपके पास। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इस तरह की जो सोसाइटीज़ में जो स्विमिंग पूल बन रहा है, मेरी नज़र में वो काफ़ी डिमांडिंग है।
सेकेंडली आपके बच्चों का खेलने का एरिया, किड्स प्ले एरिया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब एक फैमिली के अगर एक फैमिली में अगर 2-4 बच्चे हैं तो वो डेफिनेटली माँ बाप देखते हैं कि हाँ यार उनका बच्चा कहाँ खेलेगा, क्योंकि एक होता है ना, पहले होता था कि हम घर के नीचे उतर जाते थे, दूर चले जाते थे, वालिदैन परेशान हो रहे होते थे, बट अब ऐसा नहीं है। आपका बच्चा उसी बाउंड्री में खेलेगा और आपको कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि वो प्रोजेक्ट से बाहर नहीं जाएगा। गुड, तो ये ज़्यादा अच्छा है। तो एक आपका पूल हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, आपका किड्स प्ले एरिया हो गया, लोग इस चीज़ को काफ़ी देखते हैं। ये दो चीज़ें ऐसी हैं, ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं किसी भी कस्टमर के लिए। तो यकीन तौर पर तमाम बिल्डर इस पर फोकस किए हुए हैं, और जिस सोसाइटी की ये बात कर रहे हैं, इत्तेफाक से मेरा भी वहाँ के कुछ प्रोजेक्ट्स को विजिट करने का मौका मिला, तो नो डाउट कि वहाँ पर इस किस्म की फैसिलिटी जो इन हाउस जिसे हम कह सकते हैं कि आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी जिम में आपको एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी पूल एरिया की तरफ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, कमोबेश तमाम चीज़ें आपको उसी प्रोजेक्ट में मिलती हैं। तो इसकी एक अलग ही बात हो जाती है। नौजवान सोच रहा होगा आपको देख के, यकीन तौर पर जब हमारा प्रोग्राम ये जो लोग देख रहे हैं, जो यंगस्टर्स देख रहे हैं, वो ज़रूर सोचेंगे कि ये भी एक फील्ड है, ये इसको भी आजमाया जा सकता है, जिसमें बिना किसी इन्वेस्टमेंट के सिर्फ और सिर्फ तजर्बे की बुनियाद पर, अपनी फेस वैल्यू की बुनियाद पर, अपने ट्रस्ट की बुनियाद पर हम आगे जा सकते हैं। तो जो नौजवान यकीन तौर पर आना चाहें रियल इस्टेट की फील्ड में, वो थोड़ा सा इनको डिटेल में बताइए कि क्या किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखें और किन किन चीज़ों से बचें और किन किन चीज़ों पर ज़्यादा मेहनत करें। सर देखें, इसमें मैंने जैसा आपको कहा था कि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं कहता हूँ इसमें इन्वेस्टमेंट है। इसमें आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। हाँ, क्या बात सही है। और जो नौजवान इस फील्ड में आना चाहते हैं, मैं उन्हें बिल्कुल बोलूँगा कि आएँ। देखें, लोगों का जो डर है ना, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि आओ मेरे साथ जुड़ जाओ, मेरे ऑफिस में काम करो, वो मुझसे पहली चीज़ मांगता है सैलरी। जी बिल्कुल। रियल एस्टेट के फर्म में हमें सैलरी देने में कोई इशू नहीं है, हम उसको अच्छी से अच्छी सैलरी दे सकते हैं, लेकिन सैलरी लेके वो अपना नुकसान करेगा, क्योंकि ये कमीशन बेस्ड काम है। अगर फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बादराबाद शरफाबाद पे मेरा अच्छा काम है, यहाँ पे मिनिमम घर 2.5 करोड़ का है। जी। अगर आप 2.5 करोड़ का घर बेच रहे हो, कोई लड़का 2.5 करोड़ का घर बेच रहा है, तो उसको फॉर एग्जांपल अगर 1% कमीशन भी मिलता है, तो आई थिंक वो सैलरी से अच्छा कमा सकता है। बिल्कुल सही। ठीक है, अगर वो किसी रियल एस्टेट में काम कर रहा है तो या तो 50% पे कर रहा होगा, या अगर बहुत अच्छा काम करने वाला है, सीखा हुआ है, किसी रेफरेंस से आया है, तो 40 पे या 35 पे कर रहा होगा। तो अगर नौजवान को इस फील्ड में आना है तो बिल्कुल आए, और इसके लिए बस ये है कि एक शार्पनेस होनी चाहिए, थोड़ा सा ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, बिल्कुल गलत काम में ना हो, सही है, लोगों का ट्रस्ट डेवलप कर सके, बस ये चीज़ है। फेस वैल्यू की कितनी डिमांड होती है, जिसका बैकग्राउंड भी साफ हो, जिसके फोर फादर्स पेरेंट्स जो हैं वो किसी न किसी अंदाज में एक सादा सी ज़िंदगी उन्होंने, यानी कि अपनी सादा जो है ना कारोबारी ज़िंदगी, क्या ये सब चीज़ें बड़ी काउंट होती हैं जिससे मैं फैमिली में? सर अगर आप किसी चीज़ को अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या अगर किसी के पास अच्छा काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसका बैकग्राउंड मुझे नहीं लगता कि मैटर करता है, अनटिल एंड अनलेस वो बंदा नीट एंड क्लीन हो, बिल्कुल सही हो। जी। अगर बंदे में अगर उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है और बंदे के दिल ही साफ नहीं है, तो फिर वो शायद कुछ कर नहीं पाएगा। मतलब उस सबसे पहली वैल्यू उस बंदे की है। मेरा बोलने का मकसद ये है कि साफ नियति मैटर करती है, सबसे पहला लॉयल है अपने काम के साथ। सही बात। तो सबसे पहला काम ये है कि वो खुद कितना जो है ना अपनी फील्ड को समझता है, खुद इसने अपनी फेस वैल्यू क्या बनाई है, ये बाकी सब जो है वो सब सेकेंडरी है। जो बंदा सामने खड़ा है, जिस पर ट्रस्ट करके लोग ये काम कर रहे हैं, नाज़रीन देख रहे हैं कि आपके फेस की वैल्यू और आपकी और हमारी वो सारी मूवमेंट जिसे मैं और आप अपनी ज़ाती हैसियत में देख रहे होते हैं, कितनी अहमियत है किसी भी बिज़नेस के अंदर। और जैसे कि उज़ैर ने कहा कि इनको भी इनकी फेस वैल्यू ने काम दिखाया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 4 साल में ये उस पर्टिकुलर सोसाइटी में ही नहीं बल्कि रियल इस्टेट की फील्ड में, शोबे में अपना एक मुनफरिद मकाम बनाए हुए हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, टाइम नहीं है वरना तो शायद बहुत बात हो सकती थी उज़ैर आपसे, कि द मेमन टीवी भी हमारे नौजवानों का ही एक प्लेटफॉर्म है। अली गोडल भी एक नौजवान ही है, उन्होंने एक पैशन के साथ इसका आगाज़ किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख रहे हैं हमारे स्टूडियो में आके, आप चौंके थे पहले कि ये किसी मेन स्ट्रीम चैनल का स्टूडियो है, और यही हमारी सारी फैसिलिटीज़ भी हैं। कैसे देखते हैं अली गोडल की इस एक्टिविटीज़ को और हमारे इस चैनल की ट्रांसमिशन? सर अली गोडल की ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। अली गोडल खुद भी माशाल्लाह, मेरी फर्स्ट उनसे जो मुलाकात हुई थी वो सेंट्रिक टावर की लॉन्चिंग में हुई थी। मैं उन्हें नहीं जानता था,
और जिस तरह वो मुझसे मिले तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिल के, और मेरी फिर उनसे काफ़ी कांटेक्ट रहा। अल्लाह पाक इनको बहुत तरक्की दे। और जहाँ तक इस मेमन टीवी को देखता हूँ तो ये बहुत अच्छा काम कर रहा है माशाल्लाह ताला। हर प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग में आप लोग अवेलेबल होते हैं और काफ़ी अच्छी आप लोग जो है ना वो न्यूज़ वो इन पर कर रहे हैं, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात। थैंक यू, बहुत शुक्रिया उज़ैर, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। यकीनी तौर पर इफ्तार के इस वक्त में हमारे साथ रहना ज़रा सा मुश्किल वक्त होता है क्योंकि हर एक को अपने घर पे बैठ कर इफ्तार करना होता है, लेकिन आप हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ रहने के लिए। नाज़रीन कराम, नौजवान सितारे के इस सेगमेंट का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ है, लेकिन कुछ बातें ज़रूर रह गई हैं। अगले किसी नशिस्त में मौका मिला तो ज़रूर हम उज़ैर को एक बार फिर दावत देंगे हमारे साथ। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और ज़रूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। With a 33-year legacy in the market, Nara Group has evolved into a powerhouse of luxury development, strategic investment, marketing, and bespoke design solution. Established as Nara Builders and Developers in reality, the company evolved to meet the demands of a dynamic market by launching investment, marketing, and design studio division. Today, Nara Group continues to shape the future, delivering unparalleled value to clients and setting new benchmarks in the industry as a whole. Contact us today for your dream houses and strategically planned investment. Centric Properties proudly presents the iconic Centric Tower at the prime location of Kalachi Cooperative Housing Society, presenting you an ultra-modern residential project with 2 and 3 bed stylish apartments and extra luxurious 5-bedroom duplex penthouses. At the grand reception, a sophisticated visitors lounge rich in aesthetics for your valued guests, elegant and spacious lift lobby equipped with high-tech lifts for your comfort. A world of top-class amenities wait for you at the Centric Tower. Secured and reserved car parking is also a key feature of the project. For booking and details, call रब के मेहमान, तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। खुशामदीद एक बार फिर और वेलकम बैक। लेकिन अब वक्त है हमारा रहमत है मेहमान का, और इस सेगमेंट में हम वतन अजीज़ की उन शख्सियात से आपकी मुलाकात कराते हैं जिन्होंने अपने अपने शोबों में कारहाय नुमाया अंजाम दिए, अपनी शोहरत और बुलंदियों पर उस वक्त भी रहे और आज भी उसी अंदाज से कायम व दायम है। आज का हमारे मेहमान किसी तारुफ के मोहताज इसलिए भी नहीं है कि कोई एक शोबा इनसे वाबस्ता नहीं है। मैं इनके ग्रुप का नाम बताने से पहले सिर्फ इनके शोबे गिनवा दूँ। शोबा तालीम आपका वतीरा रहा है। हमारे घरों में होने वाली कई ऐसी चीज़ें जिनके मैं जिक्र भी करूँगा आपसे। वुडवर्ड ग्रैब बटर, बचपन से हम जो है इसी नाम को सुनते चले आ रहे हैं। ये भी इन्हीं की ही प्रोडक्ट है। इट्स ऑल अबाउट मी बॉडी स्प्रे, मेडिकेम टूथपेस्ट और मेडिकेम की बेशुमार मसनूआत में और आप रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करते हैं, वो हम देख रहे हैं। अब मीडिया की इंडस्ट्री से वाबस्ते हैं। सेट एंटरटेनमेंट पाकिस्तान का पहला और अब तक का वाहिद कॉमेडी चैनल ये इन्हीं के है। केन अकेडमी जिनका मैंने जिक्र किया, और मैं कहूँगा कि शायद शोबा स्पोर्ट्स
आप देखें तो खुद स्पोर्ट्समैन है, बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन है, तो स्पोर्ट्स की तरक्की के लिए भी कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। कराची की रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के आप वाइस चेयरमैन हैं, शायद ही कोई शोबा है ज़िंदगी का, नौजवानों के हवाले से भी हो या उन लोगों के हवाले से, खुद वेटरन क्रिकेटर हैं तो वेटरन्स को भी उतना ही सपोर्ट करते हैं जितना कि नौजवान क्रिकेट को करते हैं। मेरे साथ हैं मेडिकम ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर और खलील अहमद नैनीताल वाला के सपूत जनाब जुनैद खलील नैनीताल वाला साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया। आप नॉर्मली मीडिया से दूर रहने वाली पर्सनालिटी हैं, गो के आपको ज़रूरत नहीं है मीडिया में इतनी ज़्यादा आने की भी, नो डाउट जो आपके काम है वही आपका पैगाम भी है और आपका इंट्रोडक्शन भी है और आपका तारुफ भी है, लेकिन ज़रूरत ज़रूर होती है, हमारी ज़रूरत होती है कि हमें आप जैसे अहबाब को दुनिया के सामने लाना होता है, आपकी काविशों को, कोशिशों को दुनिया के सामने लाना होता है। तो ये एक छोटा सा हमारा मेमन टीवी की कोशिश है। सर, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नहीं, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। हमारे दूसरे मेहमान, हमारी बड़ी ख्वाहिश रहती है कि हमारा ये स्टूडियो जो है इनकी आमद के साथ ही रहे और शायद हमें कोई ऐसा जो है वो मौका नसीब आए कि वो हमारे साथ रहें, किसी न किसी ट्रांसमिशन के साथ बनते रहें। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी दावत पर पिछली मरतबा भी हमने 2 दिन यके बाद दिगरे इनकी समात, इनकी खुशरहान आवाज़ से आगाज़ किया और आज भी मुझे ये फ़ख्र हासिल है कि हमारे साथ हैं सैयद मोहम्मद रेहान क़ादरी, आलिम इस्लाम की एक मुनफरिद आवाज़। हज़रत, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी पूरी टीम का, दी मेमन टीवी HD। अल्लाह ताला सबको खूब खुशियाँ बरकत अता। अब आप मौजूद हों तो बिना किसी तमहीद के आगाज़ किसी बहुत ही खूबसूरत कलाम से हो जाए इंशाअल्लाह। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। तेरे सदक़े में आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सिमते नबी बू जहल गया, आका से उसने ये कहा, गर हो नबी बतलाओ जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या। सिमते नबी बू जहल गया, आका से उसने ये कहा, गर हो नबी बतलाओ जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ और फजले रहमान हुआ, मुट्ठी से पत्थर बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। वो जो बिलाले हबशी है, सरवरदी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आँखों का वो तारा है। वो जो बिलाले हबशी है, सरवरदी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आँखों का वो तारा है। जुल्म हुए कितने उन पर, सीने पर रखा पत्थर, फिर भी लब पर जारी था, ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार फिर वही आगाज़ जिसका हमें तशनीगी रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद रेहान क़ादरी साहब की खूबसूरत नात, और अब कमोबेश माहौल भी ऐसा हो गया है कि आगाज़ करते हैं हमारे मेहमान से कुछ बातचीत की। जुनैद भाई, सबसे पहले एक बार फिर शुक्रिया। अब पहले मैं एक जुनैद, अल्हम्दुलिल्लाह आप माशाल्लाह 4 भाई, और
मोहतरम खालिद अहमद नैनीताल वाला का कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान में, इनके जब भी आप कोई भी इनका लिखा हुआ पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि पाकिस्तान की जड़ों के साथ कितने मुंसलिक हैं। और यकीन तौर पर यही तरबियत आपकी भी है, ख़ास तौर पर जब मैं आपसे मिलता हूँ पाकिस्तान के लिए, कराची के लिए होने वाले कामों के लिए कुछ ना कुछ आप लगे रहते हैं। ये जो फैमिली का विरसा होता है जुनैद भाई, जो मौजूदन रहता है, और फिर नो डाउट एक इतना बड़ा ग्रुप आप सब लेके चल रहे हैं माशाल्लाह, तो किस तरह से ये अपब्रिंगिंग हुई है? मैं चाहता हूँ कि आज जुनैद के बारे में बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि आज का ये प्रोफेसर टाइप जुनैद खलील जो है, जो बातें बड़ी भारी भरकम करता है, कहाँ से आगाज़ होता है, किस तरह से अपब्रिंगिंग होती है, क्या डिग्री हासिल की है जुनैद ने? देखें, डिग्री ऑफ कोर्स स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बट तालीम से भी ज़्यादा जो है ना तरबियत, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और तरबियत जो है ना वो बेसिकली घर से शुरू होती है, और तरबियत में जो ना सबसे बड़ा हाल होता है वो बेसिकली माओं का होता है। और मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि अगर मैं प्रोफेशनली अगर कामयाब हूँ तो उसके अंदर मेरे वालिद साहब की ट्रेनिंग है, और अगर पर्सनली मुझे तहज़ीब, तमीज़ और मतलब इनकसारी सिखाई गई है तो वो मेरी वालदा की तरफ से है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो हमारी बेसिकली फैमिली के अंदर है वो ये है कि यकजहती, यानी मिलकर साथ बढ़ना है, आगे साथ मिलकर काम करना है, साथ मिलकर जो ना वो अचीवमेंट जो है ना वो करनी है। और तालीम बिज़नेस में MBA किया हुआ है, और बस इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक आई वाज वेरी यंग, 15 and a half 16, और कारोबार से जो ना अटैच हो गया था। पढ़ाई जो है ना उस ज़माने में ज़रा हालात आपको पता है शहर के थोड़े ज़्यादा ख़राब थे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, तो वाले साहब का ऐसा डर लगता था कि कहीं ये ना हो, क्योंकि वो ख़ुद बैकग्राउंड उनका पॉलिटिक्स था, वो ख़ुद बहुत एक्टिव रहा करते थे कराची की, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, तो उनको ऐसा डर लगता था कहीं ये ना हो कि हम लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अंदर जो ना इन्वॉल्व हो जाएं। बिल्कुल सही। और उस ज़माने में इतनी सेफ़ नहीं हुआ करती थी, तो वो ये करते थे कि वो हमें जैसे हमारा कॉलेज ख़त्म होता था तो टाइमिंग नोट होती थी हमारी कि बस अब आप जो ना ख़त्म करके सीधे जो है ना वो फैक्ट्री पहुँच जाए। तो आई थिंक 15 and a half की उम्र से जो ना कारोबार के अंदर जो ना वो पार्ट टाइम जो ना वो काम कुछ ना कुछ वक्त देना शुरू कर दिया था। बिल्कुल वक्त देना शुरू कर दिया। तो वहाँ से वो बेसिक ट्रेनिंग जो ना शुरू हुई, और हमारी जो बेसिक ट्रेनिंग शुरू हुई वो बेसिकली एज अ सेट नहीं हुई, हमें ऐसा नहीं कहा गया कि आप जाएं और एयर कंडीशन रूम के अंदर जो ना वो बैठ जाएं। हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई फैक्ट्री के सबसे छोटे जो ना वो शोबे में, जिसके अंदर नॉर्मली स्टॉक टेकिंग, स्टॉक स्टोर, बोतल उठाना, कार्टन उठाना, कार्टन की काउंटिंग करना, वो मतलब जिसको बिजनेस ट्रेनिंग कहा जाता था, ग्रास रूट कहा जाता था। क्या बात है। तो कभी जो ना वाले साहब ने हमें बचपन से सेठ ही नहीं बनने दिया, हम हमेशा से जो ना वो मजदूर और मजदूरों की तरह ही जो ना वो काम करते रहे। सर एक मिनट के रुकूंगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता जाता हूँ। आप देखते हैं मैं कुछ देर के लिए मेहमान को रोकता हूँ, उनका फ्लो टूटता है, लेकिन ये फ्लो में वो अहम तरीन बात जो ये समझाना चाह रहे हैं कि ग्रास रूट में एक इतने बड़े मैं कहूँगा कि बिजनेस टाइकून के साथ के बच्चे जो है जब आगाज़ करते हैं अपनी ट्रेडिशन का, अपने बिजनेस ट्रेडिशन का, तो ये कहाँ से करते हैं? ग्रास रूट से, स्टोर से आगाज़ कर रहे हैं, यानी कि गेट से शुरू कर रहे हैं, देन फिर पहुँचेंगे वो अपनी उस कुर्सी पर जहाँ आज वो मौजूद है मैनेजिंग डायरेक्टर। सर प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, उस वक्त हमें समझ नहीं आता था कि भाई ये ऐसा क्यों है, मतलब हमें तो ये अंदाज़ा था कि भाई बैठना हमने आगे वाली सीटों के ऊपर ही है, तो हम यहाँ क्यों बैठे हैं जाना हुआ आके। बट आज हमें ये रियलाइज़ होता है कि अगर आज हम ऊपर एयर कंडीशन कमरों में बैठे हुए हैं तो हमें ये मालूम है कि नीचे स्टोर में क्या काम हो रहा है और कैसे काम हो रहा है, उसकी टाइम कंजम्पशन क्या है। तो आप ये समझें कि सारे डिपार्टमेंटों के साथ होते आहिस्ता जो ना प्रोग्रेस करते हुए जो ना वो ऊपर लेकर आए। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जिस वक्त आप नीचे वाले लोगों के साथ, लोअर एम्प्लॉयज़ के साथ बैठ के काम कर रहे हैं, तो आप उनके दुख दर्द, उनकी साइकी, उनकी अहमद, उनकी डिलीवरीज भी जो ना साथ जो ना वो सीख रहे हैं, और उनके साथ भी एक आपका जो ना वो रिलेशनशिप बन जाता है, क्योंकि आपका मतलब 8 घंटे का बैठना उनके साथ है, तो वो इवेंचुअली उनकी भी खुशी होती है, उनको भी लगता है कि यार सेठ का बेटा जो ना मेरे साथ बैठा हुआ है, हमारे साथ खा रहा है, हमारे साथ जो ना वो चीज़ें जो ना वो शेयर कर रहा है। सर कितना ज़रूरी होता है टीम बिल्डिंग के लिए लोगों से अपनी मतलूबा और उनकी पूरी सलाहियतों के मुताबिक काम लेने के लिए, ये चीज़ें जो आपने बता रहे हैं, ये कितना ज़रूरी होता है सर?
लेकिन आई attachment? पर्सनली थिंक क्योंकि ऑलमोस्ट तकरीबन 35, 37, 38 ईयर्स मुझे हो गए हैं काम करते हुए। मेरा अपना जो प्रोफेशन है वो उसके अंदर यही है कि हमें टीम बनानी पड़ती है, टीम बिल्ड करनी पड़ती है किसी भी एक वेंचर्स के लिए, और उसके लिए ज़रूरी यही है कि आपको किस तरीके से अपने साथ काम करने वालों को खुश रखना है, सेटिस्फाई रखना है, नॉट इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ देयर रिस्पेक्ट, कि आप उनको क्या इज्जत दे रहे हैं। क्योंकि देखें पैसा तो हर जगह से मिल जाता है, बट आपको इज्जत नहीं मिलती। तो बहुत सारे लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर इसलिए नहीं जाते, जबकि उनके ऑफर्स भी बड़ी अच्छी आती हैं, वो ये सिर्फ सोचते हैं कि नहीं यार जो हमें इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मेडिकेम ग्रुप के अंदर रिस्पेक्ट मिलती है वो कहीं बाहर नहीं मिलेगी। और अगर आप हमारी कंपनी के अंदर आके लोगों को देखें तो कभी कभी तो मैं भी हैरान होता हूँ कि लोग जो ना 40 साल से हमारे साथ जो ना वो काम कर रहे हैं, और मतलब ऐसी भी हमारे पास एग्जांपल हैं कि एज अ सेल्समैन हमारी कंपनी में भर्ती हुए थे, आज जो है ना वो डायरेक्टरशिप के ऊपर भी जो है ना वो बैठे हुए। तो वो पूरी उनका ग्रोथ प्लान, उनकी ग्रोथ, उनकी सारी चीज़ें भी साथ साथ जो है ना वो मॉनिटर होती हैं, वो भी देखा जाता है। एंड अगेन बगैर टीम के तो जो ना आप कुछ भी नहीं कर सकते। वन मैन आर्मी वो पुराने ज़माने थे, वो उस पर आप दुकान चला सकते हैं, मे बी आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर चला सकते हैं, एक ग्रुप नहीं चल सकता, एक ग्रुप नहीं चल सकता। नाज़रीन, हमारे बड़े भी कहा करते हैं, और इस बात को आज दोबारा से मुझे रिकॉल करा दिया जुनेद ने, कि आप किसी कंपनी में, किसी दुकान पे ही सही, अगर आपको उस मालिक के बारे में कुछ मालूम करना है तो आप ये देख लीजिए कि इसके पास जो मुलाजिम हैं वो कितने पुराने हैं, तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि इस दुकान का माहौल कैसा है और लेवल क्या है यहाँ के मालिकान का। तो बताया जुनेद ने कि 40 साल 50 साल पुराने लोग अब भी इनकी इस ग्रुप का हिस्सा हैं। सर, इतने सारे पोर्टफोलियोज़ हैं, मैं तेज़ी से थोड़ा बात करता हुआ जाऊँगा ताकि आखिर में आपके कुछ और चीज़ें जो अहम तरीन चीज़ें हैं उसका मैं बात कर सकूँ। मेडिकेम का एक सबसे पहले तो मेडिकेम ग्रुप एक अपनी जो प्रोडक्ट, अगर हाउस होल्ड प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो एक तवील फहरिस्त है उसकी, और पूरी कोशिश करते हैं आप लोग इसको पूरा करने के लिए। इस दरमियान में फिर केन एकेडमी आ जाती है। सर, एकेडमी का शौक, नो डाउट, एजुकेशन, जिस अंदाज से आप एजुकेटेड हैं और आप वहाँ के रूल्स और वहाँ को मॉनिटर भी कर रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अपनी तरह का एक मुनफरिद, लेकिन उस वक्त वो कराची से बहुत दूर हुआ करता था जिस वक्त इसका आगाज़ हुआ है। सर, तो ये आइडिया किसका था और कैसे आप लोगों ने इसको अमली जामा पहनाया? देखिए, ये आइडिया तो खलील साहब का ही था, और बेसिकली उनका प्लान ये था कि वो अब माशाल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला ने पाकिस्तान के ज़रिए हम लोगों को बहुत कुछ जो है ना वो नवाजा, इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट भी, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स भी। तो देन ही थॉट कि हम बीइंग एन इंडस्ट्रियल वी शुड गिव बैक टू द सोसाइटी, एंड जो शोबा उन्होंने उठाया वो बेसिकली एजुकेशन उठाया। फिर जब उन्होंने ये सोचा कि मुझे कोई एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाना है, तो उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाऊं जो बेसिकली अपनी एग्जाम्पल इटसेल्फ हो। तो उस पर उन्होंने केन एकेडमी की जो ना बेसिकली जो ना वो बुनियाद रखी। अब इतना बड़ा तकरीबन कोई 27 एकड़ के ऊपर जो ना वो स्कूल जो ना वो है, अब वो आपको पता है शहर के अंदर तो पॉसिबल ही नहीं है, बल्कि इनफैक्ट अब अगर कोई ये सोचे कि इतना बड़ा स्कूल मैं उस केन एकेडमी के इलाके में बना सकूं तो वो भी नहीं बना, वहाँ भी नहीं बन सकता। अब तो क्योंकि अब आपको खुद मालूम है कराची की प्रॉपर्टी के रेट्स क्या हैं और क्या सारी चीज़ें, और इतना इट्स नॉट वायबल कि आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो ना वो कर सके। और बड़े दिल से और बड़ी जो ना आप समझें कि आज भी अगर आप केन एकेडमी का दौरा करें तो आपको ऐसा लगेगा कि यार स्टेट ऑफ द आर्ट जो ना वो सारी चीज़ें जो ना वो बनी हुई। उस ज़माने में चीज़ पर जो है ना फोकस किया गया, हर एक चीज़ के ऊपर जो ना वो फोकस किया गया। खुद उन्होंने अपनी एक चीज़ की डिज़ाइनिंग करवाई, और बेसिकली उन्होंने वो डिज़ाइनिंग कराई जो आपकी यूरोप और अमेरिका के अंदर जो ना वो इंस्टीट्यूट जिस तरीके से तैयार होते हैं। आपके बॉक्सेस बनाए क्लासेस के, आपके ग्राउंड साथ जो ना अटैच कराए, हॉस्टल साथ बनाया, प्ले ग्राउंड जो ना साथ बनाया, स्विमिंग पूल साथ बनाया, हॉर्स राइडिंग जो ना साथ जो ना उन्होंने क्रिएट की। मतलब ये समझें कि ये छोटा HSN है जो बेसिकली 150 साल से जो ना वो लाहौर में पंजाब में चलता हुआ आ रहा है। और अगेन सेम वही चीज़ कि भाई इट्स नॉट पॉसिबल इन अ सिटी। जिस ज़माने में HSN भी बना था वो भी शायद शहर से बाहर हो। मे भी अब जो मुझे नज़र आ रहा है वो आइंदा आने 10 साल 15 साल में वो भी एक शहर होगा, यही लग रहा है मुझे। जिस अंदाज से केन एकेडमी को अगर आप कभी विज़िट करें ज़रूर देखिएगा कि ये अपनी नौयत का वाकई स्टेट ऑफ आर्ट एजुकेशन इदारा है। और इसमें अब तो असल चीज़ जो देखी जाती है वहाँ पे ना सिर्फ ये कि वहाँ की बिल्डिंग्स और वहाँ के स्टेट ऑफ आर्ट प्रोडक्ट इसकी कंस्ट्रक्शन, साथ ही साथ वहाँ फैसिलिटीज़ और फिर वहाँ की प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं वो हमारे बच्चे जो वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं
आपका दिल खुश हो जाएगा जिस अंदाज से वो दुनिया में कम्पीट कर रहे हैं। लेट्स सी इस पर और इनके दीगर शो पर ज़रूर बात होगी। मुझे कहा जा रहा है कि वक्फे का वक्त हो गया है, तो थोड़े सा एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं और दोबारा हाजिर होते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ते हैं। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमजान रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमजान रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। वेलकम बैक और खुश आमदेद एक बार फिर रहमत है मेहमान के सेगमेंट में। और जुनैद खलील से बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू, पहले इनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी और उसके बाद इनके कारहाय नुमाया जो उनकी फ़ैमिली के, उनसे बात हो रही थी। एक बार बार सवाल मैंने आगाज़ में तारुफ में वुडवर्ड ग्रैप वाटर का जिक्र किया और मेरे ख्याल से ये नाम आते ही हम सबको, मुझ समेत जितने भी यहाँ अहबाब मौजूद हैं, उनको ख़ास तौर पे जो 40-50 के पेटे से गुजर चुके हैं, उनको तो ये ग्रैप वाटर कभी नहीं भूलता होगा। तो वुडवर्ड ग्रैप वाटर, मुझे याद है जब हम उसे पिया करते थे, शायद वो इस ग्रुप का, मेडिकेम ग्रुप का पार्ट नहीं था। तो थोड़ी सी मैं चाहूँगा, हिस्ट्री तो इसकी बहुत तवील है, लेकिन आपके हाथों में आने के बाद और इससे प्रिजर्व किया आपने इस नाम को, वुडवर्ड ग्रैप वाटर को, सर कैसे देखते हैं? पहले तो मैं आपको बताऊं, तकरीबन 175 ईयर्स ओल्ड ये प्रोडक्ट है। तो 175 साल। तो आप सोचें ये इतना पुराना प्रोडक्ट है, और शायद ही कुछ ऐसे प्रोडक्ट हों जो बेसिकली इतने सालों तक अब तक जो ना वो ज़िंदा है। हमें 1996 के अंदर ये अपॉर्चुनिटी मिली। कंपनीज जो ना वो बेसिकली दे वर रनिंग इन लॉस, एंड देन क्योंकि हमारा ताल्लुक जो ना वो फार्मास्यूटिकल से भी है, ली मेंडोज़ा, तो हमने ये कंपनी जो ना बेसिकली एक्वायर की और उसके बाद फिर इसकी जो ना वो दोबारा से मार्केटिंग जो ना वो शुरू किया ना। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि शायद ही पाकिस्तान का, बल्कि इनफैक्ट जैसे मैंने आपको बताया 175 ईयर्स की अगर हिस्ट्री, तो दुनिया का शायद ही कोई बच्चे हों जिन्होंने वुडवर्ड ग्रैप वाटर जो ना वो नहीं पिया। और मैंने भी पिया था, उस ज़माने में कंपनी मेरी नहीं थी। बिल्कुल। और अब जो ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरी औलादे भी पी, मेरे औलादों ने भी पिया, और अब शायद उनकी औलादे भी जो ना वो पियेंगी। क्या बात है। तो ये मैं तो समझता हूँ कि शायद इसमें मुझे ऐसा नज़र क्यों है कि जिस अंदाज से नैनीताल वाला फैमिली और ख़ुद खलील नैनीताल वाला साहब जो है ना, उनका अगर मैं इनके जहन को पढ़ूँ, यहाँ बैठ कर पढ़ना चाहूँ, तो ये था कि यार इस ब्रांड को जो है ना हमें प्रिजर्व करना है, इसका ख्याल रखना है, क्योंकि एक तो इतना बड़ा इतना पुराना, और दूसरा ये कि जिस अंदाज से ये
पीढ़ी दर पीढ़ी, नस्ल दर नस्ल जो है वो हमारी जो लाइफ का हिस्सा बनता चला जा रहा है, तो ये नाम आते ही फौरी तौर पे हमें अपना बचपन याद आना शुरू हो जाता है। सर, मीडिया मतलब ये एक कोई शोबा आपकी दस्तरस से बाहर नहीं, मैं स्पोर्ट्स पे भी ज़रूर बात करूंगा, लेकिन मीडिया पाकिस्तान का पहला कॉमेडी चैनल है। सबसे पहले तो ये कि आप खुद इतने सीरियस आदमी हैं, तो ये कॉमेडी चैनल का फैमिली में कैसे डिस्कस हुआ कि कोई ऐसा आइडिया होना चाहिए? सेट एंटरटेनमेंट के नाम से आप जो अब शुरू कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अब तो ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो भी कर रहा है। कैसे आइडिया और अब इसको कहाँ तक कैसे शुरू किया और कहाँ तक ले जाने का इरादा है सर? देखिए, आइडिया तो मतलब बहुत मुश्किल आइडिया है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर भी जो ना कॉमेडी क्रिएट करना जो ना वन ऑफ द डिफ़िकल्ट जॉनरा। जी जी। और अगर आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर मीडिया, फ्रंट एंड मीडिया तकरीबन कोई 20 साल 25 साल से जो ना ऑलरेडी जो ना काम कर रहा है, बट किसी के भी दिमाग में जो ना वो ये आइडिया नहीं आया कि भाई कॉमेडी के ऊपर काम किया जाए, क्योंकि हमारे पास मटेरियल, हमारे पास कॉमेडी क्रिएट करने वाले जो ना बहुत कम है, मुश्किल सब्जेक्ट है। बिल्कुल सही। आइडिया इस तरह से आया है क्योंकि मैं जब बेसिकली देखा करता था अपने घर के अंदर अपनी वालदा को, अपनी बेगम को, कि वो ड्रामे देख रही हैं और हल्के हल्के आंखों से जो ना उनके आंसू जो ना निकल रहे हैं। हम ओवरऑल इतना बाहर से काम करके, दुनिया की स्ट्रेस लेके, टेंशनें लेके घर में आए और बेसिकली टीवी खोलें तो सास बहुओं के लड़ाइयाँ देख रहे हैं, आपका देवर के भाइयों के साथ लड़ाइयाँ देख रहे हैं, फलाना फलाना की उसके साथ लड़ाइयाँ देख रहे हैं। तो आई थॉट कि यार ये कोई काम ऐसा हो कि आदमी घर आए और आके जब टीवी खोले तो वो खुश हो जाए। अब हम न्यूज़ चैनल देखते हैं तो स्ट्रेस, हम एंटरटेनमेंट देखते हैं तो स्ट्रेस, तो एट द एंड ऑफ द डे दिमाग में आया कि हमने कहा भाई लेट्स क्रिएट समथिंग विच इज स्ट्रेस फ्री। तो अगर आप सेट एंटरटेनमेंट देखेंगे तो आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगी, क्योंकि इट्स प्योरली कॉमेडी। इसके अंदर किसी किस्म के कोई, अगर झगड़े भी हैं तो वो मजाकन जो ना वो झगड़े हो रहे हैं, उसके अंदर किसी किस्म का कोई सीरियस एलिमेंट नहीं है। एक यही छोटी सी जो ना वो कोशिश थी, माशाल्लाह आज एंटरटेनमेंट जॉनरा के अंदर टॉप 10 के अंदर 6 महीने के अंदर हम माशाल्लाह जो ना वो स्टैंड करते हैं। और लेट्स सी, लेकिन अल्लाह कहाँ लेकर जाएगा इसके बारे में तो मैं भी कुछ नहीं बोल सकता। जिस नेक नीयति से और जिस मैं कह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा इनपुट लूँगा सर, सोच देख रहे हैं किसी चैनल को शुरू करने की। फाइनेंशियल तो बहुत बात की बात है ना, ये तो जब शुरू होती है और काम चलता है तो फिर पैसा आता है। सोच ये है कि यार हम इंटरटेनमेंट की बदले दे क्या रहे हैं, तो आप इंटरटेनमेंट देने के लिए हज़रत क्या कहेंगे इस पर? आपकी राय मैं ज़रूर लेना चाहता हूँ, पिछली दफ़ा भी ली थी मैंने आपकी राय। यार हर शख्स अपनी फील्ड में कोशिशें करता है। इन्होंने जिस तरह एंटरटेनमेंट के लिए एक अच्छे एटमॉस्फेयर के लिए और लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लाने के लिए कोशिशें की हैं। जाहिर सी बात है ये इनकी कोशिश है और बस दुआएं इनके साथ हैं और थोड़ा और कामयाबी। बहुत खूब, बहुत खूब जी। अब तो आपको दुआएं भी मिलना शुरू हुई है और व्यूअरशिप तो यकीन तौर पर इंशाल्लाह ऑलरेडी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि आप टॉप 10 के अंदर रेट कर रहे हैं बहुत मुख्तसर से अरसे में। आखिरी स्पोर्ट्स की बात करूंगा, इसके बाद फिर हम नए वेन्यू वेंचर्स की तरफ आएंगे। आप कराची रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन, लेकिन आप खुद वेटरन क्रिकेटर हैं, दुनिया में खेल चुके हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। अभी रिसेंटली जो ग्लोबल कप हुआ पाकिस्तान में, उसमें भी आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। ये स्पोर्ट्स का शौक़ सबसे पहले, और फिर इसके साथ में साथ ही साथ ऐड कर दूं कि जो कम्युनिटी क्रिकेट में आपका ब्रेन चाइल्ड भी रहा आपका DCCL दिल्ली कम्युनिटी क्रिकेट लीग, इसके बाद DSPL का आगाज़ हुआ, फिर DSL भी आप गालिबन शुरू हुई है। तो ये कम्युनिटी क्रिकेट को पहले मैं चाहूँगा कि इस क्रिकेट और इसके बाद भी कम्युनिटी क्रिकेट को कैसे देखते रहे हैं आपसे? पाकिस्तान की क्रिकेट बदकिस्मती से मैं अब फिर चैम्पियंस ट्रॉफी मुझे याद ना आ जाए सर, तो कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पहली चीज़ तो ये अगेन मुझे विरासत में मिली है। खुद मुझे खेलने का बहुत शौक़ है, बचपन से मैं जो ना वो मतलब पहले क्रिकेट खेलता था। उसके बाद जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में आया तो क्रिकेट जो ना नीड्स लॉट ऑफ टाइम, आप जो ना वो शॉर्ट पीरियड्स में जो ना वो नहीं खेल सकते। तो मैंने फिर स्क्वॉश खेलना शुरू की, बैडमिंटन खेलना शुरू की। इनफैक्ट बैडमिंटन के अंदर मैं मतलब आई एम नॉट गोइंग टू से कि बहुत अच्छा था, बट बहुत बुरा नहीं रहा। और जो कराची क्रिकेट है वो बेसिकली अगेन मुझे वाले साहब की तरफ से जो ना वो ऑलमोस्ट गिफ्ट में मिली। उन्होंने बड़ी खिदमात जो ना वो कराची की क्रिकेट के लिए जो ना की है। वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी थे, उन्होंने
छोटे छोटे से जो ना वो बेसिकली पौधे लगाएं, जिसके अंदर उन्होंने अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 जो ना वो टूर्नामेंट जो ना वो ऑर्गेनाइज़ किया करते थे। हम सब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उनको देखा करते थे वो किस तरीके से जो ना इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, स्पॉन्सरशिप करते हैं, क्योंकि बेसिकली आपको खुद मालूम है पैसे के बगैर तो कोई सर चीज़ जो कई ना- नामवर खिलाड़ी उन जो है ना दरख्तों से उन पौधों से निकल के आज बड़े लेवल पर पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, मुझे वो खुद बताते हैं कि सरफराज अहमद, शाहिद आफरीदी, ये सब आपका खुर्रम मंजूर, खालिद लतीफ़, ये सब जो ना उन्हीं जो ना उसी एकेडमीज का उसी जो है ना एज ग्रुप का हिस्सा थे उस वक्त। बिल्कुल, वो जिस एरिया जिस टाइम के ऊपर उन्होंने क्रिकेट खेली है, जिस टाइम के ऊपर खलील साहब ने पूरा जो ना वो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, उन्होंने बिल्कुल 100% जो ना वो कराची की क्रिकेट के अंदर जो ना वो खेला ही खेला होगा। बस उनकी ख्वाहिश थी, दरमियान में कुछ 5-7 साल के लिए वो बंद हो गई थी। जैसे मुझे मौका मिला, आपका नदीम उमर साहब ने जो ना मुझे इनवाइट किया और मुझे कहा कि भाई ये इस तरीके से हम ये चाहते हैं कि हम क्रिकेट दोबारा से कराची की जो ना वो बहाल करें। तो वहाँ मुझे दोबारा मौका मिला, दोबारा से मैंने उनके साथ मिलकर अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 क्रिकेट जो ना वो दोबारा से जो ना वो शुरू कराई। अभी बल्कि इनफैक्ट तीनों जो ना वो ख़त्म हुए। जहाँ तक रहा कम्युनिटी क्रिकेट का, वो तो मैं बेसिकली बड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ करता था माशाल्लाह आप लोगों को देख के, मेमन कम्युनिटीज़ को देख के, कि किस तरीके से आप लोगों के बच्चे और आप लोगों की कम्युनिटी जो ना क्रिकेट होती थी। इनफैक्ट स्पॉन्सर भी हम करते थे और हमको मुझसे रिक्वेस्ट भी करते थे कि भाई हमें खिला लो, तो वो बोलते थे भाई दिस इज़ ओनली फॉर मेमन, सॉरी भाई हम आपको नहीं खिला सकते। तो वो अचानक एक दिन मैं और मेरी सिस्टर बैठी हुई थी, मैंने उनको ऐसे ही जिक्र किया, क्योंकि वो भी माशाल्लाह आपकी क्रिकेट को जो ना काफ़ी जो ना बरादरी की जो ना स्पॉन्सर किया करती थी। तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग, हम लोग मिलकर इतना जो ना वो कर रहे हैं, व्हाई डोंट यू स्टार्ट दिस, द आइडिया केम फ्रॉम देयर। तो मैंने कहा हाँ यार बिल्कुल करते हैं। फिर आप ही की जो ना वो एक जो ऑर्गेनाइजर थे समद, उनको मैंने अप्रोच किया, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल हो सकता है। देन आहिस्ता 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 से करते एक छोटा सा जो ना वो हमने गमले में पौधा लगाया और माशाल्लाह आज जो ना वो दरख्त जो ना इसमें कोई शक की बात नहीं है सर कि इस लीग ने दिल्ली कम्युनिटी क्रिकेट का, अब मैं तो कहता हूं कि जिस मुख्तसर अरसे में इन्होंने जो माइलस्टोन अचीव किए हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि कई जिस सतह पर पहुंचने में, नो डाउट कभी थोड़ा सा कंपटीशन का दौर है, लेकिन जिस सतह पर मेमन कम्युनिटी एक अरसे में पहुंची है, बहुत तेज़ी से उस तरफ गामजन है और शायद ये तेज़ी से तरक्की ज़रूर आपको आगे आने वाले काम आने है। मुझे बहुत कभी उम्मीद है कि अब आपके बच्चे बहुत जल्द जो है आगे बढ़ेंगे और जब आपके हाथ में कराची और जब नदीम उमर जैसे लोग जो हैं वो कराची क्रिकेट की बागडोर संभालते हैं, नदीम उमर कोयटा ग्लेडिएटर्स हम सब जानते हैं, तो जब कराची क्रिकेट इन हाथों में है तो वी होप सो कराची से एक बार फिर अब वो टैलेंट आगे की तरफ जाना का आगाज़ हो चुका है और इंशाल्लाह और आगे तक जाएगा। सर मेडिकेम आइकॉन जो है ये एक और फील्ड, एक और रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स, एक और नया शाहकार इस कंपनी का, जिसने अब तक इतने सारे शाहकार जो मैं गिनवा चुका, अब रियल इस्टेट की तरफ भी आप लोगों ने एक कदम बढ़ाया है इस मेडिकेम आइकॉन में। चाहूँगा कि आज हमारे इस व्यूअरशिप को इस अंदाज से भी थोड़ा सा आप गाइडेंस दीजिए। देखिए मेडिकेम की हमेशा से कोशिश ये होती है कि वी विल ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट एन इंडस्ट्री, अगर ताकि लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो ना वो जॉब्स जो है ना वो क्रिएट हों, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले काम करने की। और इसी चीज़ को जो ना मद्देनज़र रखते हुए जो ना हम सारे वेंचर्स जो ना वो शुरू करते हैं एंड देन वी हायर प्रोफेशनल उनके हवाले करते हैं एंड देन द होल शो इज़ बीन रन बाय देम। जैसे स्टार्टिंग में हमने कहा टीम, बिल्कुल टीम क्रिएट करते हैं, टीम बनाते हैं और उनके हवाले कर देते हैं और ऊपर से बैठ के उनको जो ना बेसिकली मॉनिटर करते हैं कि क्या किस किस्म का रिजल्ट जो है ना वो आ रहा है। थोड़ा पेशेंस भी दिखाते हैं, थोड़ा सब्र भी देखते हैं और बाकी अल्लाह से दुआ करते हैं कि भाई मतलब हमें हमारे कारोबारों में जो ना बरकत अदा फरमाए। मेडिकेम आइकॉन भी बेसिकली अगेन इट्स अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ खलील साहब। उनको बड़ा शौक़ था कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जो बेसिकली आइकॉनिकल जो ना मतलब चीज़ हो, तो उन्होंने बेसिकली नाम ही मेडिकेम आइकॉन रखा और क्लिफ्टन के अंदर वो 42 फ्लोर्स की जो ना वो वन ऑफ द मोस्ट हाई टेक बिल्डिंग जो ना उन्होंने डिज़ाइन की और डिज़ाइन करने के बाद इट टुक लाइक समथिंग अराउंड 5 to 6 ईयर के हम हर चीज़ जो ना उसका चीज़ें कंप्लीट करते हैं आज हम इस जगह के ऊपर जना आके पहुँचें कि इंशाल्लाह अप्रैल या मई के अंदर हम उसकी प्रॉपर जो ना वो लॉन्चिंग करने में कामयाब हो जाएंगे। और एंड आई थिंक दिस बिल्डिंग विल बी वन ऑफ द मोस्ट एडवांस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स और जिसके अंदर तमाम फैसिलिटीज़ जो ना वो मौजूद हैं, एक्स्ट्रा पार्किंग मौजूद हैं,
आपका मेल फीमेल की जो है ना वो फैसिलिटीज़ जो है ना वो अलग अलग जो है ना मौजूद हैं। ऐसा नहीं रखा हमने कि एक स्विमिंग पूल बना के जो है ना वो दोनों को जो है ना वो टाइमिंग कर दिया आपने, timing ऐसा कर कुछ दी। नहीं। तो हमने मेल एम्यूनिटीज़ अलग रखी हैं, फीमेल एम्यूनिटीज़ जो है ना वो अलग रखी हैं, ताकि मतलब जी, आपको बिल्कुल। खुद पता है कि आजकल का दौर जो है ना जिस किस्म का है, तो उसके अंदर जो है ना वो आप जितनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा लोगों को जो है ना वो फ़ायदा पहुँचेगा। और वो जगह ऐसी है जहाँ पर हम कमर्शियल भी नीचे रख सकते थे, बट हमने ये सोचा कि अगर हम कमर्शियल रखेंगे तो ऊपर रेजिडेंशियल्स को जो है ना वो अजीब किस्म की जो है ना प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। किसी ने नीचे रेस्टोरेंट खोल लिया था, आप कैसे उसको जो है ना मना कर सकते सही हैं, बात ऊपर धुआं जाता रहेगा। तो हमने प्योर उसको जो है ना वो रेजिडेंशियल बना के जो है ना वो रखा फ्रॉम है। ग्राउंड। फ्रॉम ग्राउंड। और नॉर्मली बिल्डिंग्स के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि जी अब मैंने 2 बेडरूम का अपार्टमेंट ख़रीदा, मेरे पास 2 गाड़ियाँ, एलोकेटेड पार्किंग एक है। हमने रखा ये है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हर एक बेडरूम के साथ एक जो है ना वो पार्किंग दी जाए, ताकि अगर आप 2 बेडरूम लेंगे तो 2 पार्किंग मिलेगी, 4 बेडरूम लेंगे तो 4 पार्किंग मिलेगी। उसके अलावा भी तकरीबन कोई 100-150 एक्स्ट्रा हमने पार्किंग जो है ना बना के रखी है, ताकि आपके आने वाले गेस्ट जो है ना वो किसी और की डेलिकेटेड जो है ना पार्किंग्स के अंदर जो है ना वो ना करें। प्लस 10 साल की मेंटेनेंस जो है ना वो हमारे हाथ में, हम 10 साल तक जो है ना वो बिल्डिंग मेंटेन करेंगे। और अगेन सेम वही कि मेडिकेम देखें, हर एक ग्रुप की एक अपनी क्वालिटीज़ होती है, एक सक्सेस स्टोरी होती है, और एक हमेशा से एक विजन होता है। हमारा विजन जो है ना हमेशा से ही रहा है कि वी वर्क ऑनेस्टली। जो हम प्रॉमिसेस करते हैं वो हम कोशिश करते हैं कि हम 95 से 100% जो है ना वो उसको जो है ना वो डिलीवर कर सकें, और उसी कोशिशों के ऊपर ही हम सारी चीज़ें जो है ना वो प्लान करते हैं, चाहे इन टर्म्स ऑफ फार्मास्यूटिकल हो, चाहे कंज्यूमर हो, चाहे स्कूल हो, और अब इंशाल्लाह जो है ना वो बिल्डिंग का भी जो है ना मतलब यही प्लान है। मेडिकम आइकॉन अब 42 मंजिला कराची में एक और शाकार दीगर तमाम शोबों में भरपूर कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद आगाज़ हो रहा है। मुझे पूरा यकीन है जिस अंदाज से आगाज़ हुआ है इसका, और ख़ुद जुनैद ने बताया कि हो सकता था कि हम ग्राउंड पे कमर्शियल रख के और अगर पैसा कमाना तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उन्होंने अपने उन रहने वालों के लिए, उन रहायशी लोगों के लिए कि अगर कुछ और ऐसा ऑप्शन हो सकता है तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं। इसकी मज़ीद तफसीलात भी आपको द मेमन टीवी से भी मिलती रहेंगी। इंशाल्लाह जब लॉन्चिंग होगी तो उसमें भी हम सब हाजिर होंगे और बताएंगे सबको कि क्या होने वाला है इस 42 साला मेडिकम आइकॉन में, 42 मंजिला मेडिकम आइकॉन में। सर, लास्ट एंड फाइनल, द मेमन टीवी की जर्नी किसी से ढकी छुपी नहीं है, और आपके कुर्बो जवार के दोस्त अहबाब हमेशा हमारा हिस्सा रहते हैं, हमें सरपरस्ती भी फरमाते हैं। मोबाइल फ़ोन से आगाज़ हुआ था, जो अर्ली में हमारे आपका भी किसी न किसी ज़माने में इतना ही छोटा आगाज़ था, यही आगाज़ था। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे स्टूडियो में आप बैठे हैं, मीडिया पे गहरी नज़र है और आपका अपना चैनल भी है। कैसे देखते हैं एक कम्युनिटी चैनल को, एक वेब चैनल को इस अंदाज से ग्रो होता हुआ, और अली गोडल की इन कोशिशों को जुनैद खलील नैनीताल वाला कैसे देखते हैं? नहीं, आई एम वेरी इम्प्रेस माशाल्लाह। मुझे तो अंदाज़ा नहीं था, मैं तो सिर्फ जैसे अब मेरा इंटरव्यू हो रहा है तो हम फ्रंट एंड ही जो ना देखेंगे, बैक एंड के ऊपर क्या हो रहा है, क्या सारी चीज़ें। क्योंकि अगेन आपने जैसे बोला कि आई एम रनिंग अ चैनल्स टू, आई थिंक इट्स अ कंप्लीट सेम वही सेटअप है जो बेसिकली जिस तरीके से हम लोग चैनल जो है ना वो रन कर रहे हैं। और इनफैक्ट अगेन देखिए, हमने आपकी कम्युनिटी से बहुत कुछ सीखा है, क्रिकेट में सीखा है, तो आई थिंक हमारी कम्युनिटी को भी जो ना बेसिकली इस किस्म का कोई चैनल जो ना इंट्रोड्यूस करना चाहिए और इसके ऊपर काम करना चाहिए। उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि दे आर सो मेनी थिंग्स के जो लोगों को अपनी कम्युनिटीज़ के बारे में नहीं पता होता कि यार हमारे पास ये लोग भी मौजूद हैं। इस कम्युनिटी कोशिशों से जो सबसे ज़्यादा आप लोगों को जो फ़ायदा हुआ ये है कि जी आप लोग सबको लोगों को इस बारे में पता चलना शुरू हो गया कि भाई आपके जो मेमन हजरात हैं उनकी लाइफ की अचीवमेंट्स क्या हैं, उनकी मजहबी अचीवमेंट्स क्या हैं, उनकी पर्सनल अचीवमेंट क्या हैं, कहाँ क्या काम कर रहे हैं। और माशाल्लाह वी ऑलवेज सी कि माशाल्लाह मेमन जो है ना कहाँ पर बैठे हुए। मैं तो बचपन से ही मेमनों के साथ जो ना वो माशाल्लाह उठा हुआ है, बल्कि
अपने दोस्तों को ये बोलता हूँ कि बीइंग उर्दू स्पीकिंग, बीइंग दिल्ली कम्युनिटी ताल्लुक़ रखने वाला, शायद मैं उन चंद लोगों से हूँ जिनको मेमनी समझ आ जाती कम अज़ कम। और आपके आसपास भी मैं देखता हूँ, खुद हमें भी बड़ा मौका मिला आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द रहने का कई ऐसे स्पोर्ट्स के इवेंट्स में। तो आपके आसपास भी एक ऐसे लोगों का आने जाने वालों का रहता है जो उनका ताल्लुक़ मेमन कम्युनिटी से रहता है। तो ये सारी बातें, ज़बान किसी से ढकी छुपी नहीं रहती और समझना सबके लिए आसान होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद हमारे साथ रहने के लिए, क्योंकि अब हमारे अगले मरहले यानी कि कलाम का वक्त हुआ जाता है। नाज़रीन कराम, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू रही है, लेकिन हमारे साथ सैयद मोहम्मद रेहान काजी साहब मौजूद हैं। इनकी खुश अलहान नात के बिना तो प्रोग्राम का अख्ताम हो नहीं सकता। तो चलते हैं नात की तरफ और हमें इजाज़त भी दीजिए साथ ही साथ। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। बशीर कहिए नज़ीर कहिए, उन्हें सिराजे मुनीर कहिए, बशीर कहिए नज़ीर कहिए, उन्हें सिराजे मुनीर कहिए, जो सर बसर है कलामे रब्बी, वो मेरे आका की जिंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमजान, रब की नेमत है रमजान, रब की नेमत है रमजान, रमजान रमजान, रब की नेमत है रमजान, रमजान रमजान, रब की नेमत है रमजान।